आदरणीय प्रबुद्धजन और समस्त भाइयों बहनों को प्रणाम। शांति उत्सव 14 से 21 सितंबर एक साथ शांति का निर्माण वर्चुअल इवेंट में आप सबका स्वागत है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के उपलक्ष्य में इको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं शुक्राना अदा करना चाहूंगा पक्षी व जल संरक्षणविद श्री महेश जी नवहाल का, ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी का, पर्यावरणविद श्री बाबूलाल जी जाजू का, राजनीतिज्ञ व समाज सेवक श्री ओम प्रकाश जी नारायणवाल का, सोफिया प्रिंसिपल सिस्टर रमोना मैम, साथ ही पीयूष झा सर का, जामा मस्जिद पेश इमाम मौलाना हफीजुर रहमान साहब का, आयुर्वेदविद श्री हंसराज जी चौधरी का, बिजनेस विजनरी श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा का। आप सब ने मानव जाति के उत्थान के लिए, शांति को फैलाने के लिए अपना समय, सहयोग और निःशुल्क सेवाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हम कृतज्ञ हैं श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा के, जो कि RCM फाउंडर हैं। उन्होंने न सिर्फ हमें प्रेरणा दी है, बल्कि इस कार्यक्रम के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम विशेष रूप से कृतज्ञ हैं श्री हंसराज जी चौधरी के, जो कि नवग्रह आश्रम के संस्थापक है। वो इस कार्यक्रम में हमारे गार्जियन बने। आप सभी को मैं दिल से शुक्राना अदा करना चाहूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। व्यक्तिगत शांति पूरे विश्व की शांति में सहयोग देती है। आइए शुरू करते हैं खुद की शांति, खुद को आराम और विश्राम दिलाने वाले हार्टफुलनेस गाइडेड रिलैक्सेशन से। यह तनाव मुक्ति रिलैक्सेशन हम कभी भी कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखों को बेहद हल्के से और कोमलता से बंद कर लें। हम पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं और महसूस करें कि वे ढीली हो रही हैं। अपने टखनों को और पैरों को ढीला होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि धरती मां से ऊर्जा हमारे पैरों के तलों में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा पैरों से होकर घुटनों की ओर बढ़ रही है। और हमारे दोनों पैरों को आराम पहुंचा रही है। अब अपने पैरों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि हमारे बैठने का स्थान कमर और पेट रिलैक्स हो रहे हैं।
अपनी पीठ को रिलैक्स करें। महसूस करें कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी पूरी पीठ आराम की स्थिति में आ रही है। अब अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को और कंधों को शिथिल करें। अपने कंधों को पिघलता हुआ महसूस करें। अब अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। बाहों के निचले भाग की सभी मांसपेशियों को हथेली को और उंगलियों को रिलैक्स होने दें। अब अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान चेहरे की ओर ले आए। महसूस करें कि हमारे जबड़े, मुंह, नाक, आंखें, चेहरे की सभी मांसपेशियां ढीली हो रही है। अपना माथा और सिर की चोटी तक पूरे हिस्से को रिलैक्स होने दें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक मुआयना करें कि किसी भाग को आपके ध्यान की जरूरत तो नहीं है। यदि ऐसा है तो पुनः उस जगह जाएं और उसे रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएं। कुछ देर वहीं बने रहें। अपने हृदय में मौजूद प्रेम व प्रकाश में खुद को डूबा हुआ महसूस करें। इसी तरह शांत बने रहें और धीरे धीरे खुद में डूब जाएं। जब तक आपको यह ना लगने लगे कि आप बाहर आने के लिए तैयार हैं, तब तक इसी में डूबे रहें।
तो हम इस पीस उत्सव, शांति उत्सव, पीस इवेंट में आदरणीय स्पीकर्स के फील्ड्स देखें, एरियाज देखें, पर्यावरण, बिजनेस, एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, योगा, आयुर्वेद, अलग अलग एरियाज, अलग अलग फील्ड्स। जरा सोचते हैं ये शब्द शांति से कैसे जुड़े हुए हैं। कोविड-19 से तनाव तो बढ़ा ही है, लेकिन हम में से बहुत ये एक चीज दोहरा रहे हैं कि इससे हमें मालूम हुआ है कि हम इंटरकनेक्टेड है। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक चीज हमें जो दिख रहा है कि हमारा ये बायां हाथ दाएं हाथ से इंटरकनेक्टेड है। ये दिख रहा है कि अगर इधर कुछ करेंगे तो पूरे शरीर में दर्द होगा। वैसे ही एक और होता है इनविजिबल, और जब वो इनविजिबल हमें इफेक्ट करता है तो हमें लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। जैसे कोरोना वायरस हमको कहीं भी दिख नहीं रहा है, पर हमें इफेक्ट कर रहा है और हमें मालूम है कि हाँ, कोरोना वायरस है। वैसे ही जो हमारे संत होते थे तो उन्हें जब गहरे ध्यान में गए तो रियलाइज हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, मानी हम सब एक हैं। जैसे हमें ये मालूम है कि हमारा एक पैर दूसरा पैर ये एक ही है, कहीं भी दर्द हो, पूरे शरीर में तकलीफ होगी, शांति भंग होगी, वैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड, जो भी दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो सब एक है। और ये सब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। मानिए जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो साथ ही एनवायरनमेंट वो भी साथ ही चल रहा है। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो भी, ये सारे पहलू एक साथ चल रहे हैं। इसलिए आजकल यूथ को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंस्पायर किया जा रहा है कि धंधा ऐसा हो जिससे एनवायरनमेंट का फायदा हो, जो दूसरे एरियाज है उनका भी फायदा हो, केवल प्रॉफिट ही नहीं हो। तो शांति के लिए एक तरह से ये समझना होगा, इन सारे पहलू को एक साथ लेकर चलना होगा, इनको ध्यान रखना होगा। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट हर बार नहीं मिले। कई बार प्रॉफिट को सैक्रिफाइस की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि हमें शांति मिले, और उस शांति का आनंद तो अलग ही होगा। तो हमारे रेस्पेक्टेड स्पीकर्स अलग अलग फील्ड्स में अपना पीस मैसेज शेयर करेंगे। जरूर हम कुछ सीखेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे। शुक्रिया। विश्व शांति की पहल, सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं कि चारों ओर शांति हो, पर शांति, समृद्धि, समरसता, ये सारे विषय प्रकृति से भी जुड़े हैं, और प्रकृति कहीं और जगह नहीं है। प्रकृति के पास हमें जाना पड़ेगा। पेड़, पानी, पर्यावरण, पक्षी, यही तो प्रकृति के रूप हैं। पेड़ चारों ओर होने चाहिए, कौन लगाएगा? कोई बाहर से आके लगाएगा। हमारे चारों ओर का वातावरण हरा भरा होना चाहिए। हमारे चारों ओर जैव विविधता होनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। अगर पेड़ होंगे तो होगा पानी, यह बात हम सब ने जानी। जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पानी होगा। पानी होगा तो ये मान के चलिए जैव जगत विकसित होगा, जैव विविधता विकसित होगी, और
यूँ मानिए कि समृद्धि भी आएगी। समृद्धि का रास्ता पानी से जाता है। हमारे प्राचीन काल से जितने नगर समृद्ध रहे हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे रहे हैं, पर आज स्थिति ये है कि हम नदियों को भूल गए। नदियों के बारे में ये भी भूल गए कि नदियां कहाँ से आई, कहाँ जाती है। स्थिति ये हुई कि नदियां भी बहना भूल गई, नदियों में पानी कम पड़ गया और हालात ये हो गए कि जो शहर नदियों के किनारे बसते हैं, वहाँ के हालात ये है कि आज वहाँ पर पानी न्यून हो गया। हम तो हमारे भीलवाड़ा की बात करें, कोठारी नदी के किनारे बसने वाला भीलवाड़ा, जिसके अंदर कभी लोग घरों के ऊपर टंकियां नहीं लगाते थे कि जरूरत क्या है, मेजाबान से पानी आता है ना। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कोठारी नदी तो सूखी है, पर पूरे वर्ष बहने वाली बनास नदी, जिसका नाम ही वन की आस, वनों की प्यास बुझाने वाली जो नदी रही हो, वह भी सूख गई। हालात क्या है कि मेजाबान सूखा, कोठारी नदी सूखी, बनास नदी सूखी, हमें चंबल से पानी मंगाना पड़ रहा है। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर चंबल भी सूख गई तो क्या होगा? इसलिए चेतो मेरे भाई, हमें हमारी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को हरा भरा करना होगा। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। कमर कसो, हमारे गांव हरे भरे होने चाहिए, हरितमा बिखरी होनी चाहिए। कभी कहानी सुनने में मिलती थी, मैं इधर बागोर के क्षेत्र में गया हूं, बागोर के क्षेत्र के अंदर एक घटना सुनने में आई। बागोर के रावड़े में एक बारात आई, बारात में हाथी आया। आपको जान के आश्चर्य होगा, वह हाथी वहां के आम और इमली के जंगलों में खो गया, 3 दिन नहीं मिला। क्या आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसे घने जंगल रहे होंगे। इसी नदी के, कोठारी नदी के ऊपरी क्षेत्र के अंदर गांव है उमरी। उमरी इसलिए है क्योंकि वहां ऊमड़ के पेड़ खूब रहे थे। ऊमड़ मतलब गूलर, आज वहां गूलर नहीं है। गांव के नाम है बोरडी, बोरखेड़ा, बोर गायब हो गए। गांव के नाम में पीपली, पीपल खूब था, आज पीपल के पेड़ नहीं है। गांव के नाम खेजड़ी, गांव के नाम आमली, केरिया, आमा, पर ये पेड़ों के नाम से गांव बने हुए हैं। नीमखेड़ा भी है, पर वास्तव में स्थिति यह है कि जो पहचान उन गांवों की पेड़ों के कारण होती थी, वो पेड़ वहां आज अनुपस्थित है। और हालात क्या है कि जो नदियां बहती थी, उसके बहाव क्षेत्र से पेड़ कट गए, वन घट गए, नदियां बहना बंद हो गई। शांति दिवस पर पहल हो वृक्षारोपण की, पहल हो सघन वनीकरण की, गांव के चरागाह विकास की। शहरों में छोटे छोटे पार्क होते हैं। मेरा तो आह्वान है, गांव में ग्राम वन हो। हमारे भीलवाड़ा जिले के अंदर तो ऐसा एक विशेष क्षेत्र वैसे भी है, बनिया है जगह जगह, वो समृद्ध होनी चाहिए। लोग उनमें से पेड़ काटते नहीं हैं, पर सत्य बात है कि उनमें पेड़ लगाते भी नहीं हैं। ये लगाने की पहल गांव गांव में हर नवयुवक करे। हम जहां रहते हैं उसके चारों ओर कुछ ऐसा हरा भरा क्षेत्र बने जिसकी छाप हो कि ये जगह पूरे शहर में सबसे ज्यादा हरी भरी है। क्यों है? कि किसी ने एक व्यक्ति कारण है, वो हम स्वयं बन जाए। मेरे घर से 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र अपने शहर का सबसे हरा भरा क्षेत्र बन जाए। अगर पेड़ होंगे तो वहां पक्षी भी आएंगे। हमारा भीलवाड़ा जिला तो वैसे भी इस मामले में समृद्ध है।
हमारे भीलवाड़ा जिले में लगभग 10,000 तालाब होंगे। उन तालाबों में देश विदेश से दूर दूर से पक्षी आते हैं, वो यहां रहते हैं, रह के चला जाते हैं, घोंसला नहीं बनाते। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहां जाके घर बनाते हैं क्या, वैसे ही वो पक्षी प्रवासी हैं, 2-3-4 महीने यहां रहते हैं, रह के चले जाते हैं। और जब रह के चले जाते हैं तो हमारे यहाँ के पर्यावरण को समृद्ध करते हैं, हमारी जैव विविधता को समृद्ध करते हैं, इसलिए उनका संरक्षण होना चाहिए। छोटी छोटी वाटर बॉडी, जितने तालाब हैं, अगर आप सर्दियों में उन तक जाएंगे तो देखेंगे वहां बहुत सारे पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। ये पक्षी गर्मी में नजर नहीं आते, ये पक्षी बारिश में भी नजर नहीं आते। दीपावली के आसपास जो देखेंगे तो देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। तो वो सब पक्षी कहीं कहीं दूर से प्रवास करते हुए हमारे यहाँ आए हुए हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। और पक्षियों का तो काम ही शुद्धिकरण है। वो पक्षी क्या करता है बेचारा, या तो वो पक्षी किसी वनस्पति को खाता होगा, या वो कीड़े मकोड़ों को खाता होगा, या जलीय जीवों को खाता होगा। हमारे यहाँ के पर्यावरण को समृद्ध करता है। पर हमारे यहाँ भी दुखद है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां उनका शिकार होता है। और शिकार होता किसका है, आपको जान के आश्चर्य होगा। पक्षियों में शिकार होता है बार हेडेड गूज का, ग्रे लेग गूज का। क्या है ये वास्तव में राजहंस है। क्या खाते हैं ये, तालाब में नई नई उगी हुई घास की जड़ों को खाते हैं। खेतों में चले जाएंगे, घास के जड़ों खाएंगे, पत्तों को खाएंगे। यहां रहते हैं, 3 से 4 महीने रहने आते हैं। कहां से आते हैं राजहंस, बार हेडेड गूज, ग्रे लेग गूज, जिनका शिकार होता है वास्तव में कहां से आते हैं, ये आते हैं सुदूर मंगोलिया से भी आगे क्षेत्रों से, बर्फीले क्षेत्रों से। हमारे यहां यूरोप से आगे से पक्षी यहां पर आते हैं। और कुछ गांवों में उसका शिकार भी होता है। रुकना चाहिए। हमारे यहां तो अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, अतिथियों को तो देवता माना जाता रहा है। ये पक्षी अतिथि बन के यहाँ कुछ समय रहने आते हैं, कुछ ना समझ लोग उनका शिकार कर लेते हैं। ये राजहंस, बार हेडेड गूज वो पक्षी हैं जो हिमालय की, एवरेस्ट की पर्वत चोटी से भी ऊपर उड़ते हुए पाए गए हैं। ऐसा विलक्षण पक्षी, उसका शिकार होता है। शिकार इनका ही होता है। शिकार कोई कौवा को नहीं होता है, कोई बतख का नहीं होता है, कोई बगुले का नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो बहुत विशिष्ट हैं उनका शिकार होता है। मेरा तो आग्रह सबसे है, हम सब संवेद रूप से ऐसी चेतना जगाएं, लोगों की समझ बननी चाहिए। पेड़, पानी, पर्यावरण, पक्षी, ये सब हमारी जैव समृद्धि के कारक भी हैं। अगर ये होंगे तो शांति अपने आप चली आएगी। शांति ऐसे वातावरण में निश्चित रूप से निवास करती है। हमारी पहल इस शांति को बढ़ाने की होनी चाहिए। भारत माता समृद्ध हो, भारत माता हरी भरी हो, हमारा गांव हरा भरा हो। पर उससे भी ज्यादा मैं एक बात कहूंगा, हमारे घर के चारों ओर का वातावरण बहुत ज्यादा हरा भरा होना चाहिए। अगर पेड़ होगा तो पानी भी होगा, और ये पानी, जल तो जीवन है, जल जीवन है, जीवन भी जल से निकला है। और जल, आज जल कम होता जा रहा है, पीने के पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। और केवल उपलब्धता कम नहीं हो रही, पानी के, पीने के पानी की गुणवत्ता भी घट रही है। पीने के पानी की गुणवत्ता घटने के साथ साथ जमीन में पानी जाता जा रहा है। पानी कहीं लवणी हो गया, पानी कहीं क्षारीय हो गया। हालात यह है कि दुनिया के 90%, लगभग 75% क्षेत्र में भूभाग में पानी है,
पर पीने के पानी की उपलब्धता घट रही है, गुणवत्ता तो घट ही रही है। आइए हम सब इसके लिए प्रयास करें। एक विषय और जो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, हमारे खाने पीने के सामान, हमारी एग्रीकल्चर, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारा अनाज रासायनिक पदार्थों, रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड के कारण जहरीला होता जा रहा है। सब्जियों के लिए बोलते हैं सब्जी खाइए, खूब खाइए, पर खावे क्या? बाजार जाते हैं, सब्जी लाते हैं, खूब पेस्टिसाइड भरा है। और पेस्टिसाइड भी ऐसा, उसको आप कितना ही धो लो खत्म नहीं होता। कहां जाएगा वे? हमारे शरीर में जाएगा। क्या करेगा? हमारे को बीमार करेगा। और बीमार करने के बाद होगा ये कि व्याधियां बढ़ती जाएगी। आवश्यकता है जैविक खेती की ओर लौटें। आवश्यकता है गाय के नजदीक जाएं, गाय को अपनाएं, क्योंकि जैविक कृषि का आधार गौमाता है, गोबर है, गोमूत्र है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक रूप से बढ़ना चाहिए। पेस्टिसाइड की बजाय विभिन्न प्रकार के जैविक उपचार किए जाने चाहिए। ऐसी समझ सबकी बने तो मुझे लगता है कि जैविक कृषि, पर्यावरण समृद्धि, जैव विविधता, पक्षी संरक्षण, वन्य जीव, जल संरक्षण और वृक्षारोपण, ये सारे कारक, सारे घटक हमारे चारों ओर की समृद्धि को बढ़ाएंगे। हमारे चारों ओर एक ऐसा सुरम्य वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें जाने के बाद लगेगा कि हम यहीं ठहर जाएं। शांति तो यहीं लगती है और शांति चली आएगी। तो शांति चली आएगी प्रकृति के पास। आइए हम सब प्रकृति के पास चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।